हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीएल अड्डा 24/7। इस प्लेटफॉर्म पर आपको पता है कि इंग्लिश की एक हम लोग जो पूरी क्लासेस लगातार ले रहे हैं। इसके अलावा वोकैब की भी कुछ ना कुछ मैं वोकैब के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। और कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, एक वीडियो मैंने दिया था, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जो डिस्कस हम लोग करते हैं, उसी सीरीज में ये वीडियो आज आपको मैं दे रहा हूँ। तो देखो, ये जो एडिटोरियल है ये द हिंदू का एडिटोरियल है। आपको पता है कि इंग्लिश में आज के टाइम में कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कॉम्प्रिहेंशन जिसका अच्छा होगा, ये समझ लेना कि उसको लगभग 30 टू 35 क्वेश्चन, मतलब मेंस की बात कर रहा हूँ, 45 में 30 टू 35 क्वेश्चन। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 30 टू 35 क्वेश्चन। ठीक है, इतने में तो ये समझ लो कि आपका अगर कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वोकैब हो गया, चाहे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का जैसे पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और पैराजंबल के क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। राइट। तो देख लीजिए आप, जो नीडफुल है, जितना करने की ज़रूरत है, वो मैं कहूँगा एटलीस्ट उतना करो। राइट। कुछ हैबिट होती हैं जो आपके अंदर आ जाती हैं और वो इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। पर डे की 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से आधे घंटे से 45 मिनट की हर दिन की एक हैबिट, जो कि आपको आपकी लाइफ को आज के टाइम में, देखो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे पता है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है यार, सेलेक्ट होना है आपको। और उस सिलेक्शन में इतना क्रिटिकल रोल प्ले करता है ये 45 मिनट की लगभग हैबिट। और 45 मिनट की हैबिट किस चीज़ की, समझ पा रहे हैं ना, रीडिंग करने की। तो रीडिंग करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट दिक्कत ये आती है कि आपने पहले भी स्टार्ट किया होगा रीडिंग करना, पर रीडिंग आप कर नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती थी। मैंने कैसे टैकल किया, क्या तरीका होता है सही तरीके से कैसे पढ़ना है, धीरे धीरे करके देखो। मैं अभी स्टार्टिंग, जब अभी मैं मेरे साथ आप पढ़े होंगे, पहली वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो जा करके देखना उसको भी। और जो आज की वीडियो है ये भी देखना। मेरा जो तरीका रहता है ना, मैं आपसे कहता हूं कि गेस मत करो जब पढ़ो एडिटोरियल को। तो गेस मत करो, वर्ड टू वर्ड उस चीज को समझो। हर एक स्ट्रक्चर जो लिखा गया है ना वहां पर, हो सकता है आप गेस करके, मतलब आप तो उसमें घुसे ही नहीं एडिटोरियल में, आप तो ऊपर ऊपर गेस कर लिए, यार ये गेस करना था तो यहाँ क्यों आए। आप एक कोई वीडियो देख लेते उस न्यूज को लेकर के, कुछ और ऐसा कर लेते, थोड़ा सा एंजॉय ही करना था, करके निकल जाते। यहाँ पर ना आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हो, तो इंग्लिश में जो वहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेगा, जो आपको वहाँ पर वोकैब सीखने को मिलेगी, वो मिस नहीं करना है। उस चीज़ को कंसीडर करते हुए चलना है। राइट। चलिए ठीक है, तो मेरा जो आपके लिए सजेशन है मेरे भाई, आपके लिए ना रीडिंग करना और प्रैक्टिस करना दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीडिंग कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। रीडिंग की ऐसे धीरे धीरे करके आपको ऐसे करना है, ज़्यादा कम्बरसम नहीं बनाना, नहीं तो आप ले करके नहीं चल पाओगे। हल्का रखना है, लाइट रखना है अपने ऊपर। 45 मिनट का आप टाइम दो इसको, और धीरे धीरे करके आपकी हैबिट में आ जाएगा। एक बार हैबिट में आ जाएगा तो आपको बिना प्रयास किए आप इजीली पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, बाद में इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता है। तो देखो, मैंने कहा रीडिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, ये दोनों बात ध्यान रखना। रीडिंग तो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसे करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए अड्डा 247 ऐप, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऐप है। मैं बताऊं, मेरा जो सिलेक्शन हुआ, मेरे 2022 के सीजीएल में पूरे के पूरे, मेंस में पूरे के पूरे मार्क्स थे। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, मेरा सिलेक्शन कई बार हुआ है, CHSL, CGL, MTS सारे एग्जाम निकल चुके हैं। तो हर एक सिलेक्शन में इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इंग्लिश का लेवल कुछ भी हो जाए, इजी हो जाए, टफ हो जाए, मेरे जो मार्क्स रहे हैं हमेशा इसमें, उसने मुझे एज दिया है एक अच्छी खासी, उसमें मुझे फ़ायदा मिल जाता था। तो देखो ये क्यों हो पाया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। तो उसके लिए ग्रेडअप एक बहुत अच्छा माध्यम है। ग्रेडअप पर जो आपको मिलते हैं, क्लोज टेस्ट मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, पैराजंबल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मैथ्स में कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेवल से, बहुत ही एक्सपर्टीज का यूज करके यहाँ पर सेट किया जाता है क्वेश्चंस को। तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे, आप ये सब चीज़ें ना आपकी मतलब फाउंडेशन को मजबूत करती हैं। ठीक है, तो यार बस कम शब्दों में ये कहूँगा कि ऐप को डाउनलोड करो और जा करके दबा कर प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई कमी अपनी तरफ से मत छोड़ो, जो करना है वो करना ही है। ठीक है, छोटे छोटे एफर्ट से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। ये मेरा नेम है, आप देख सकते हैं, और सीजीएल 2022 का मेरा ये स्कोर है। चलो आज जो पढ़ने वाले हैं, द हिंदू का एडिटोरियल है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, दिख रहा होगा। अच्छा, यहां से नहीं पढ़ेंगे, इसी चीज को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया आगे, यहां पर दो पार्ट में है। राइट।
तो पहला पैराग्राफ है, इसमें इंट्रोडक्शन और अबाउट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको इसका कंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले पार्ट में आपको इंट्रो और क्या मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा, जो बात बताई जा रही है उसकी, है ना, कि इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर पहले क्या हुआ था, है ना, और अब क्या है, क्या होगा, चीज़ें बताया है, फिर यहाँ कंक्लूड किया है। चलिए देखो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का फायदा आपको मैंने बताया, वोकैब, पैसेज, क्लोज, पीक्यूआरएस, ग्रामर हर जगह मिलता है यार। मतलब रीडिंग करने से कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी, और कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। यार रीडिंग करना ये जो है ना, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यही नहीं कर रहे हो तो इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी, बताओ मुझे। एक ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा है, अगर आप आज के टाइम में चाहते हैं सेलेक्ट होना, तो इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बहुत इजी काम है, एक बार हैबिट में आ गया तो जैसे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना आप, वैसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, अपने इंटरेस्ट का न्यूज़ भी देखेंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ये वोकैब, पैसेज, क्लोज, पीक्यूआरएस हर जगह इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बस क्या करना, थोड़ा एनालिटिकल तरीके से करना, पढ़ते समय उन चीज़ों को देखना जहाँ पर मतलब ध्यान देना है वहाँ पर ध्यान देना, ऐसा मत करना कि बस ओवरव्यू ले रहे हो, जैसे कहते नहीं बर्ड आई व्यू, तो उस तरीके से नहीं करना। आपको क्या करना है, थोड़ा एनालिटिकल तरीके से पढ़ना है, ग्रामर की, वोकैब की, सबकी अच्छे से सब पर नज़र रखना है। तो स्ट्रेटजिक टाइम आउट क्या होता है, मतलब स्ट्रेटजिक मतलब होता है रणनीतिक, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड। टाइम आउट होता है सस्पेंशन, किसी काम को जो प्रोसेस है चल रहा है उसको रोक देना। तो रणनीतिक तौर पर, ठीक है, रणनीतिक तरीके से किसी चीज को रोक दिया गया। देखो, इट इज डिसकंसर्टिंग, ये डिसकंसर्टिंग है, परेशान करने वाली बात है। डिसकंसर्टिंग मतलब समथिंग दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, वरीड और पजल्ड, आप उस चीज से परेशान होते हैं। इट इज डिसकंसर्टिंग, ये परेशान करने वाली बात है। व्हेन अ जज इज इम्पेल्ड, जब एक जज बाध्य हो जाता है कहने को, ठीक है, ये कहने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या कहने के लिए, ही डिसर्न्स, उनको दिखाई पड़ता है, इन द टैक्टिक्स, उन रणनीति में, उन तरीकों में, एडॉप्टेड, जो एडॉप्ट किए गए हैं कन्विक्ट्स द्वारा, बिल्किस बानो केस के जो कन्विक्ट है उनके द्वारा जो तरीके एडॉप्ट किए गए हैं, उनको क्या दिखाई देता है, एक इंटेंट दिखाई पड़ता है, टू अवॉइड, क्या करने का इंटेंट, अवॉइड करने का उनकी बेंच को। ठीक है, तो बात समझ में आई, क्या कहा गया, ये कहा गया कि ये चिंतित कर देने वाली बात है, जब एक जज बाध्य हो जाता है ये कहने को कि वो परसीव करता है, देखता है, क्या देखता है, एक इंटेंट दिखता है उसको अवॉइड करने का उसके बेंच को। और वो किस चीज में इंटेंट दिखता है, जो टैक्टिक्स अपनाए गए उन कन्विक्ट्स के द्वारा, जो बिल्किस बानो केस के कन्विक्ट हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो टैक्टिक्स अपनाए गए, उन टैक्टिक्स में उनको एक इंटेंशन दिखता है उनके बेंच को अवॉइड करने का। ये बात चिंताजनक है, राइट, डिसकंसर्टिंग है। चले आगे। अच्छा, यहां पर मैंने वर्ड मीनिंग लिखी है, डिसकंसर्टिंग का क्या मतलब होता है, इम्पेल का और डिसर्न का। एक बात बताना चाहूंगा, इम्पेल और कंपेल, इम्पेल मतलब बाध्य करना, कंपेल मतलब भी बाध्य करना। कंपेल किसी और पर्सन को आप बाध्य करते हो, इम्पेल खुद को बाध्य करते हो। तो इम्पेल में खुद को कैसे बाध्य करते हो, जब कोई थॉट आपके अंदर इतनी इंटेंस हो जाए कि वो चीज आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर दे, इट मीन्स दैट थॉट इम्पेल्ड यू, राइट, उस थॉट ने आपको इम्पेल कर दिया। चलो देखो, द कन्विक्ट्स वर रिलीज लास्ट ईयर कन्विक्ट जो थे उनको रिलीज किया गया था। जस्टिस के एम जोसेफ रिमार्क्स दैट इट वॉज मोर देन ऑब्वियस, कि ये बहुत ज्यादा क्लियर था, देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड हिज बेंच केम इन रिस्पॉन्स, है ना। तो ये टिप्पणी आई किसके रिस्पॉन्स में, क्या टिप्पणी थी, ये टिप्पणी थी कि ये बहुत ज्यादा क्लियर था कि एक अटेम्प्ट यहां पर था उनके बेंच को अवॉइड करने का। ये टिप्पणी आई रिस्पॉन्स में, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, उन रिक्वेस्ट के। मैंने कहा था ना, प्रीपोजिशन वगैरह इग्नोर मत करना, ये कनेक्ट करता है अपने पहले और बाद की बात को। कौन सी रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट थी किसके लिए, एडजर्नमेंट के लिए थी, टालने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए जो रिक्वेस्ट थी। आपने खूब सुना होगा ना, द कोर्ट इज एडजर्न्ड, मतलब कोर्ट को स्थगित किया जाता है, कोर्ट को सस्पेंड किया जाता है। जो रिक्वेस्ट थी एडजर्नमेंट के लिए ऑन बिहाफ ऑफ सम ऑफ द कन्विक्ट्स, किसकी तरफ से, कुछ जो कन्विक्ट थे उनकी तरफ से, राइट, क्लेमिंग, दावा करते हुए, दे हैड नॉट येट बीन सर्व्ड नोटिस, कि उनको नोटिस अभी तक नहीं दिया गया था मिस बानो के पिटिशन का, जो चैलेंज कर रही थी उनके रिलीज को।
अच्छा, मैंने ज्यादा तेजी से बता दिया क्या? चलो मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। ठीक है, पहले तो एक बार मैं पूरा बता दूं एक साथ। पूरी बात ये थी कि कन्विक्ट जो थे ना, उनको पिछले साल रिलीज किया गया था। तो जस्टिस के एम जोसेफ की जो टिप्पणी है कि यहाँ पर उनके बेंच को अवॉइड करने का एक प्रयास बहुत ही स्पष्ट है। ये टिप्पणी आई है रिस्पांस में उस रिक्वेस्ट के, जो रिक्वेस्ट एडजमेंट को लेकर के थी। किसकी तरफ से? कन्विक्ट्स की तरफ से, जो दावा कर रहे थे कि उनको मिस बानो के पेटिशन, जो पेटिशन उनके रिलीज को चैलेंज कर रही थी, उस पेटिशन का नोटिस नहीं सर्व किया गया था। ये दावा करते हुए उन्होंने एडजमेंट की रिक्वेस्ट डाली थी। बात समझ में आ गई? चलो, तो आप लोग ना प्रीपोजिशन वगैरह ले करके अच्छे से समझना। द रिक्वेस्ट केम ऑन अ डे, रिक्वेस्ट एक ऐसे दिन में आई व्हेन द मैटर वाज लिस्टेड फॉर फाइनल हियरिंग, जब ये मामला फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड थी। नो वन कैन डिस्प्यूट द राइट ऑफ द कन्विक्ट्स। डिस्प्यूट होता है क्वेश्चन करना, चैलेंज करना। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता अधिकार को, कन्विक्ट्स के अधिकार को। कौन सा अधिकार? टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित होने का अधिकार, ऑफ हियरिंग्स, है ना, सुनवाई से इन्फॉर्म्ड होने का जो उनका अधिकार है, उसको लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, थ्रू प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस, प्रॉपर तरीके से नोटिस सर्व करके हियरिंग से इन्फॉर्म होने का जो उनका अधिकार है, उस अधिकार को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन तब उठता है इफ क्लेम्स ऑफ नॉट बीइंग सर्व्ड। यहां पर बीइंग क्या है बताना जरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है आप लोग बताना। क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर ये पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ये जीरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बताना। लेकिन ये क्वेश्चनेबल हो जाता है यदि जो क्लेम्स हैं ऑफ नॉट बीइंग सर्व्ड प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से सर्व न किए जाने के जो क्लेम हैं, वर मेड, ये क्लेम किए गए विद एन ऑब्लिक मोटिव, है ना, एक छुपे हुए इंटेंशन के साथ में अगर ये क्लेम किए गए, राइट। ऑब्लिक मोटिव क्या होता है? ऑब्लिक का मतलब होता है हिडन, या फिर जहां पर ना इल इंटेंशन होता है उसको ऑब्लिक मोटिव कहते हो। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं है। ऑब्लिक का मतलब पता है क्या होता है? ऑब्लिक एंगल क्या होता है मैथ में? आपको पता है, मैथ के स्टूडेंट होंगे जरूर पता होगा। ऑब्लिक एंगल होता है जैसे अगर एक ये सरफेस है ना, इस सरफेस पर देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के अलावा किसी भी एंगल पर कम या ज्यादा, 90 डिग्री से कम बनाए एंगल चाहे ज्यादा बनाए, किसी भी एंगल पर है तो वो डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा है ना। ये तो डायरेक्टली हिट कर रहा था। मान लो ये सनलाइट की रेज है ना, तो ये रेज डायरेक्टली कौन सी हिट कर रही है? 90 डिग्री पर डायरेक्टली हिट कर रही है, बाकी इनडायरेक्ट तरीके से हिट कर रही है, राइट। तो ऑब्लिक का मतलब हो जाता है इनडायरेक्ट। तो जब ये दावा ऑब्लिक मोटिव के साथ किया जाता है ना, तब ये क्वेश्चनेबल हो जाता है, राइट। इन द एंड, अंत में, द बेंच हैड टू एडजर्न, बेंच को टालना पड़ गया। ठीक है, बेंच हैड टू मतलब बेंच को करना पड़ा, क्या करना पड़ा? एडजर्न करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा सुनवाई को, टू जुलाई, जुलाई के लिए। मतलब उसकी सुनवाई कब होगी? जुलाई में होगी। लॉन्ग आफ्टर जस्टिस जोसेफ लास्ट वर्किंग डे आफ्टर दिस मंथ, इसका मतलब जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि उसको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है। ईमानदारी से बताना क्या आप समझ पाए थे कि नहीं समझ पाए थे, प्लीज। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर है, मैं बताता हूं। वीडियो को पॉज करो और एक बार थोड़ा सा टाइम दे करके सोच लो, फिर मैं बता रहा हूं उस चीज को सुन लो, सही क्या है देख लो। तो ये सब चीजें कब हुई? देखो, अंत में बेंच को टाल देना पड़ा सुनवाई को, टू जुलाई मतलब जुलाई के लिए। अब जुलाई में उसकी हियरिंग होगी। लॉन्ग आफ्टर जस्टिस जोसेफ लास्ट वर्किंग डे लास्ट लेटर दिस मंथ, मतलब कि लॉन्ग आफ्टर काफी समय के बाद, जब जस्टिस जोसेफ का लास्ट वर्किंग डे है ना, इस महीने के लेटर पार्ट में, मतलब इस महीने के अंतिम हिस्से में, अंतिम समय में, जब जस्टिस जोसेफ का लास्ट वर्किंग डे होगा उसके काफी समय के बाद। बात समझ में आ गई? मतलब ये कहना चाहते हैं ना, जस्टिस जोसेफ रिटायर हो रहे हैं, तो इस महीने के लेटर पार्ट में उनका क्या होना है? उनका जो लास्ट वर्किंग डे रहने वाला है उसके काफी समय के बाद जुलाई में अब उनकी हियरिंग होनी है। अब तो बेंच बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या क्या कहना चाहते थे? चलो, द रिलीज ऑफ द 11 कन्विक्ट्स, जो 11 कन्विक्ट हैं उनका जो रिलीज है, राइट। अब देखो ये रिलीज ऑफ, या रिलीज ऑफ यहां से समझ में आ रहा है, रिलीज ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली आगे वर्ब लगेगा। रिलीज ऑफ द 11 कन्विक्ट्स, अब ये 11 कन्विक्ट्स के बारे में बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही है। हु वर सर्विंग द लाइफ टर्म्स, कौन से लाइफ टर्म? फॉर मल्टीपल मर्डर्स एंड गैंग रेप अब ऑफ वीमेन। अच्छा,
कब इन्होंने ये काम किया था, मल्टीपल गैंगरेप और मल्टीपल मर्डर और गैंगरेप कब किया था? ड्यूरिंग द गुजरात पोग्रोम ऑफ 2002। गुजरात के जो 2002 के पोग्रोम थे उस टाइम पर इन्होंने जो है वो किया था, मल्टीपल मर्डर और गैंगरेप किए थे। उसके लिए ये लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद की सजा सर्व कर रहे थे, मतलब सजा काट रहे थे। क्या ज्यादा तेजी से बता दिया क्या मैंने? तो हैड रेज्ड, कौन सी चीज ने रेज किया है? इस रिलीज ने रेज किया है क्वेश्चंस अबाउट द रेमिशन प्रोसेस। हैड के पहले का पूरा पार्ट क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है, और इस सब्जेक्ट पार्ट में भी मेन सब्जेक्ट क्या है? जो पहला प्रीपोजिशन आया इसके पहले का वर्ड मेन सब्जेक्ट है, द रिलीज। ठीक है, द रिलीज हैड रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द रेमिशन प्रोसेस। इस रिलीज ने क्या किया था? सवाल खड़े किए थे रेमिशन प्रोसेस को लेकर के। बात क्लियर है जो मैंने बताया? अच्छा, यहां पर एक वर्ड था पोग्रोम, मैंने यहां पर लिखा भी नहीं है तो मैं बता दूं पोग्रोम क्या होता है। गुजरात पोग्रोम मतलब गुजरात के जो मास वायलेंस होता है ना, अनऑर्गेनाइज्ड मास वायलेंस जो होता है, जिसको आप ब्लड सेट कहते हो, जिसको आप सैंग्विनरी कहते हो। मैं यहां पर लिख दूं, दिख रहा है? ओके, पोग्रोम मतलब होता है ब्लड सेड, तो अनऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। ठीक है, जब भीड़ एक साथ निकलती है और हत्या करती है, मतलब वो करती है, वायलेंस करती है, देन इट इज पोग्रोम। राइट, मुझे पता है ये नया वर्ड होगा, लिख लेना। और मैंने बताया सैंग्विनरी भी होता है ये, है ना, सैंग्विनरी। अच्छा, एक वर्ड होता है सैंग्विन, अब आया है तो मैं बता ही दूं आपको। सैंग्विन, सैंग्विन का क्या मतलब होता है? आशावादी। अगर कोई इंसान सैंग्विन है ना, इसका मतलब वो आशावादी है। ही इज होपफुल फॉर गुड। ठीक है, मतलब कि वो फ्यूचर में अच्छे के लिए होपफुल है, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा। इट मीन्स द पर्सन इज ऑप्टिमिस्टिक, द पर्सन इज सैंग्विन। ठीक है, लेकिन सैंग्विनरी अगर कर दिया आपने तो ये खून खराबा, ब्लड सेड हो जाता है, तो अंतर जानना इंपॉर्टेंट है। चलो, इसका मतलब तो समझ में आ गया आपको कि जो 11 कन्विक्ट का रिलीज था, जो लाइफ टर्म काट रहे थे, मतलब उम्र कैद की सजा काट रहे थे, किसमें? बहुत सारी जो मर्डर और गैंगरेप किए थे उन्होंने महिलाओं का, कब किया था? ड्यूरिंग द गुजरात पोग्रोम ऑफ 2002। इस रिलीज ने क्या किया? क्वेश्चन खड़े किए, बहुत से क्वेश्चन खड़े किए रेमिशन प्रोसेस को लेकर के। इट बिकेम नोन, बाद में ये पता चला, दैट द केंद्र सरकार हैड कंसेंटेड, उनका जो उनकी सहमति थी, कहां पर कंसेंट थी? कंसेंट टू देयर रिलीज, उनके रिलीज को लेकर के केंद्र सरकार की सहमति थी। क्लियर है? जस्टिस जोसेफ हैड एट एन अर्लियर हियरिंग, यहां पर कॉमा लगा, फिर यहां कॉमा क्लोज हुआ, तो यहां से स्टार्ट करना। जस्टिस जोसेफ हैड वांटेड, इसका वर्ब ये है, मेन वर्ब। वो चाहते थे, देखना चाहते थे, टू सी मतलब देखना चाहते थे, रेलिवेंट फाइल्स, प्रासंगिक जो मतलब उचित वहां पर जो फाइलें थी ना, वो देखना चाहते थे, सुनिश्चित करने के लिए। असर्टन करना मतलब अश्योर करना। ठीक है, मतलब कि वहां पर जो है सुनिश्चित करने के लिए वो देखना चाहते थे। क्या? वेदर मतलब क्या? जो डिसीजन था रिलीज करने का उनको, वाज, ये डिसीजन जो है क्या था? आधारित था, बेस्ड था रेलिवेंट इन्फॉर्म कंसिडरेशन पर, मतलब कि उचित विचार विमर्श पर क्या ये आधारित था? इनको छोड़ने का जो डिसीजन लिया गया था, तो वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्या ये डिसीजन उचित विचार विमर्श पर आधारित था। राइट, तो इसीलिए वो क्या था? वो फाइल देखना चाहते थे। बात क्लियर है? चलो, द फाइल्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड, बताओ, उनको फाइल ही नहीं दी गई थी, तो फाइल उनको दी नहीं गई थी ऑन द स्टिपुलेटेड डे, निर्धारित दिन पर उनको फाइल नहीं प्रोड्यूस की गई थी। बट काउंसिल, जो वकील थे फॉर द सेंटर के लिए जो वकील थे, उन्होंने इंडिकेट किया था, उन्होंने ऐसा संकेत दिया था कि जो दोनों सरकारें थीं, दोनों सरकारें मतलब स्टेट और सेंटर की, मे सीक रिव्यू ऑफ द ऑर्डर। सीक मतलब होता वांट, चाहना, तो वो एक रिव्यू चाहती थी, मतलब वो चाहती थी कि समीक्षा किया जाए ऑफ द ऑर्डर, उस आदेश का, जो आदेश किसके लिए था? प्रोड्यूस करने के लिए था, फाइल्स का। मतलब वो चाहती थी कि कोर्ट रीथिंक करे, दोबारा से सोचे कि जो आदेश उसने दिया है फाइल्स को प्रोड्यूस करने का, इसको लेकर के कोर्ट रीथिंक करे, रिव्यू करे। बात क्लियर है? फाइल्स प्रोड्यूस नहीं की गई थी, बल्कि क्या हुआ था, जो वकील थे उन्होंने ये संकेत दिया था कि दोनों सरकारें ये चाहती थी कि कोर्ट रिव्यू करे अपने इस ऑर्डर को, जो ऑर्डर था फाइल्स को प्रोड्यूस करने का। हालांकि इन द लेटेस्ट हियरिंग, जो अभी लेटेस्ट में हियरिंग हुई है, राइट, द सॉलिसिटर जनरल हैज एग्रीड टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स, मतलब कि सॉलिसिटर जनरल जो है ना, वो एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल क्या क्या होते हैं? महाधिवक्ता,
है ना, मतलब जो सेंटर की तरफ से केस लड़ता है वकील, उसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। चलो, अब देखो यहां पर कंक्लूजन है। ओके, यहां पर एंड हो रहा है क्या? नहीं, कंक्लूजन ये नहीं है। हम लोग फर्स्ट जो अपना प्रिंट आउट था वहां पर देख लेते हैं कंक्लूजन क्या था। यहां पर कंक्लूजन आपका इट इज डिबेटेबल से, हाँ यहां से ही कंक्लूजन है। ओके, अभी तक आपको पूरा न्यूज बता दिया। ओके, हम लोग चलते हैं, कहां पर था? इसके आगे था। हाँ, और आगे, ठीक है। अभी तक आपको न्यूज़ बता दिया कि हुआ क्या था कि एक केस की सुनवाई हो रही थी। जो बिल्किस बानो के केस में सुनवाई हो रही थी। तो उसके जो कन्विक्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनकी लास्ट हियरिंग होनी थी, उन्होंने एडजर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया। और इस रिक्वेस्ट को लेकर के जो जज साहब थे उनको उन्होंने जो है एक सवाल खड़ा किया है उस इंटेंशन को लेकर के। उनको लग रहा है कि उनकी बेंच को अवॉइड करने के लिए ये काम किया गया है। राइट, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया गया। और ये भी बताया गया आपको कि पहले भी जज साहब ने कोशिश की थी ये जानने की अपनी सुनवाई में, मतलब फाइल्स वगैरह मंगवाई थी उन्होंने, ये जानने के लिए कि क्या ये जो उनको रिलीज किया गया था, क्या ये प्रॉपर तरीका यहाँ पर प्रॉपर कंसिडरेशन किया गया था कि नहीं किया गया था, ये जानने के लिए। बात समझ में आ गई अभी तक? अब देखो, अब कंक्लूजन है। कंक्लूजन में एडिटर अपना व्यू बता रहा है। क्या बता रहा है? इट इज डिबेटेबल, ये बात क्वेश्चनेबल है। डिबेटेबल मतलब क्वेश्चनेबल, आर्ग्यूएबल। ठीक है, आप सवाल कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो इस बात को। क्या आउटकम, केस का जो आउटकम है, आउटकम क्या होता है? रिजल्ट। जो केस का रिजल्ट है विल बी डिफरेंट, क्या वो अलग होगा? यदि इफ हर्ड बाई अनदर बेंच, क्या दूसरे बेंच के द्वारा अगर सुना जाएगा तो इसका आउटकम अलग होगा। आप सवाल ऐसा कर सकते हो ना कि यार न्याय तो न्याय होता है, कोई भी बेंच सुनवाई करे, है तो वही कोर्ट, तो रिजल्ट तो वही आना है। तो ये आप सवाल कर सकते हो। लेकिन कह रहा है कि बात ये ना कि यहां पर ये इट इज डिफिकल्ट नॉट टू सी दीज डेवलपमेंट्स इन द बैकड्रॉप। यहाँ पर जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जो यहाँ पर हेयरिंग को टालने की बात की गई है, ठीक है, ये जो जिस पृष्ठभूमि में हुआ है और उनको जो रिलीज किया गया है, ये सारी चीजें जिस पृष्ठभूमि में हुई हैं, वहां पर ये देख पाना ना, ये ना देख पाना बहुत मुश्किल है कि अच्छा, ये जो घटनाएं हुई हैं इनको इस पृष्ठभूमि में, इस कॉन्टेक्स्ट में ना देख पाना बहुत मुश्किल है। किस पृष्ठभूमि में? ऑफ द इन्फ्लुएंस, उस इन्फ्लुएंस के, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, जो कन्विक्ट रखते हैं इनकम्बेंट रेजिम्स में। मतलब कि जो सरकारें हैं ना, सत्ताधारी सरकारें हैं, इनकम्बेंट मतलब होता है पावर में जो है, ठीक है, वो सरकारें इनकम्बेंट सरकार हैं। तो इनकम्बेंट रेजिम जो है, मतलब जो पावर में रेजिम है, जो सरकारें हैं, उसमें जो कन्विक्ट का प्रभाव है, ठीक है, उस प्रभाव के कॉन्टेक्स्ट में, उस प्रभाव के पृष्ठभूमि में जो ये सारी घटनाएं हुई हैं उसको इग्नोर कर पाना, उसको ना देखना बहुत ही मुश्किल है। बात समझ में आ गई? राइटर अपना व्यू क्या बताया कि ये डिबेट तो कर सकते हो कि चलो ठीक है, क्या रिजल्ट बदल जाएगा दूसरी बेंच के सामने जाने से? ठीक है, आपका आप सही कह रहे हो, लेकिन बात वहां ये नहीं है। बात ये है कि यहां पर जो इन्फ्लुएंस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर रिलीज इटसेल्फ केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। उनका जो रिलीज था ना, वो अपने आप में खुद क्या हुआ था, एक रिजल्ट के स्वरूप में आया था। कम अबाउट मतलब होता है होना, हैपन, राइट, ये फ्रेजल वर्ब है। तो उनका जो रिलीज हुआ, जो रिलीज कम आउट हुआ, ये एक रिजल्ट के स्वरूप हुआ, जो एक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ठीक है, जो एक और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके रिजल्ट के स्वरूप इनका रिलीज हुआ। जो रूल करता है, जिसने रूल किया, यानी जिसने डायरेक्शन दिया, समवॉट इंट्रिगिंगली, मतलब थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा मिस्टीरियस सा, मतलब ये आदेश था। वो आदेश था कि द गुजरात गवर्नमेंट वॉज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गुजरात सरकार उचित सरकार थी विचार विमर्श करने के लिए उनके केस में, फॉर रेमिशन, रेमिशन के लिए उनके केस में विचार विमर्श करने के लिए गुजरात सरकार ही उचित सरकार थी। क्यों? एंड दैट द, और दूसरी बात क्या कही उसने, क्या रूल किया कि जो 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी है, अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ देयर कन्विक्शन मे बी द बेसिस, ये इसका आधार क्या हो सकता है? 1992 का जो रेमिशन पॉलिसी है वो आधार हो सकता है, जो कि अप्लीकेबल था उनके कन्विक्शन के टाइम पर, जब उनको दोषी ठहराया गया था, कन्विक्शन जब हुआ था, तब ये चीज अप्लीकेबल था 1992 का रेमिशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसके आधार पर गुजरात सरकार ही इसके लिए उचित सरकार है, इनको रिलीज करना है कि नहीं करना, ये कंसीडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑर्डर था इस, ठीक है। चलें आगे। हम्म
चलो, देयर इज कंसिडरेबल इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट है इन द आउटकम ऑफ दिस चैलेंज। ये जो आउटकम होता है, रिजल्ट, इस चुनौती का जो रिजल्ट है, एज द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑन गुजरात ग्रांटिंग कमीशन रेमिशन, तो गुजरात ने जो रेमिशन दिया है, ठीक है, इस पर देखो, यहां से मैं फिर से बताता हूं, देर इज कंसिडरेबल इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट है, इन द आउटकम, किसमें, उस रिजल्ट में, ऑफ दिस चैलेंज, जो रिजल्ट किसका है, इस चुनौती का जो रिजल्ट है, जो चुनौती किसके रूप में है, उस सवाल के रूप में है, जो सवाल जुरिस्डिक्शन का है, ऑन गुजरात ग्रांटिंग रेमिशन, जो जुरिस्डिक्शन गुजरात के रेमिशन ग्रांट करने के जुरिस्डिक्शन है ना, के सवाल पर, जो चुनौती, सवाल के रूप में जो चुनौती है, उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट है, कंसिडरेबल इंटरेस्ट है। अब यहां पर डैश करके, यहां पर डैश को क्लोज कर रहा है, द ट्रायल टुक प्लेस इन मुंबई एंड द अपील वाज हर्ड बाय द मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है, ये ट्रायल जो था वो मुंबई में सुना गया, और जो अपील था बॉम्बे हाई कोर्ट में सुना गया। तो यहां के बाद यहां क्लोज हुआ। अब ये पढ़ना, जो इंटरेस्ट है वो कहां पर है, एक तो ये आउटकम जो है यहां पर, एंड द करेक्टनेस, और इसकी सत्यता पर, इसकी मतलब करेक्टनेस क्या होता है, राइटनेस, क्या ये ठीक है, ऑफ द डिसीजन, वो डिसीजन जो है ना उसकी करेक्टनेस में इंटरेस्ट है, टू रिलीज देम प्री मेच्योरली, उनको प्री मेच्योरली मतलब समय से पहले रिलीज करने का जो डिसीजन था उसकी करेक्टनेस में इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये रिलीज जो प्रीमेच्योरली रिलीज किया गया है किसके आधार पर किया गया, बेस्ड ऑन एक रिपोर्ट के आधार पर, जो कि एक कमेटी की रिपोर्ट है, जो इंक्लूड करती है पॉलिटिकल नॉमिनीज, जिसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर प्रीमेच्योरली जो रिलीज करने का डिसीजन है उसकी करेक्टनेस, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट है। हैव बिकम कंटेंशियस इशूज, ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं, राइट, जो दोनों चीजें हैं, जो यहां पर जुरिस्डिक्शन का सवाल है, और इसकी जो जो सच्चाई है, जो सत्यता है कि कितना सही है ये काम, प्रीमेच्योरली जो है उनको रिलीज करना एक कमेटी के आधार पर, जो राजनीतिक लोग जिसमें शामिल हैं, ये दोनों चीजें क्या हैं, कंटेंशियस इशूज बन गई हैं, विवादित मुद्दे बन गए हैं। कंटेंशियस मतलब होता है विवादित, ठीक है, डिस्प्यूटेबल होता है, आर्ग्यूएबल, कंट्रोवर्सिबल। ओके, चलें आगे, बस इतना सही था। तो चलो, अब जो हमने पढ़ा है, क्या आप लोग पूरा एक बार समराइज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक बार समराइज करो, फिर जो समरी मैं बता रहा हूं ये आकर के सुन लेना, ठीक है। चलो, आई होप आपने अब कर लिया होगा समराइज। अब मैं जो बता रहा हूं सुनो, देखो पूरी बात ये थी, कंक्लूजन जो था ना उसके पहले, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस क्या किया था कि अभी जो कुछ हुआ है ना, एक घटना जो हुई है, उस घटना को बताया कि एक्चुअली एक टिप्पणी आई है जज साहब की, वो टिप्पणी जो है मतलब चिंताजनक है कि एक जज ऐसी टिप्पणी उसको करनी पड़ी, ठीक है। और फिर इसके डिटेल बताया कि ये टिप्पणी क्यों आई, क्या हुआ, अब इसका डिटेल बताया। इंट्रोडक्शन हो गया, डिटेल हुआ। डिटेल में क्या था कि बताया गया कि बिल्किस बानो केस में जो कन्विक्ट थे उनका केस चल रहा था, जज साहब जो हैं वो रिटायर होने वाले थे, और जब लास्ट हियरिंग इसके केस की होने वाली थी ना, उसी दिन क्या हुआ कि एडजमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी गई उनके द्वारा, मतलब कि केस को टालने के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया गया, ठीक है, और केस को जुलाई तक टाल भी दिया गया। तो इसके संदर्भ में जज साहब को जो इंटेंशन था इस केस को टलवाने का, उनको उस इंटेंशन को लेकर के जज साहब दुखी हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा काम किया गया है मेरी बेंच को अवॉइड करने के लिए, कि इसकी लास्ट हियरिंग थी तो वो चाहते थे कि इस बार इनकी हियरिंग अगर यहाँ पर ना हो तो कोई और बेंच आ जाएगी, तो फिर वहां पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात ये है ना, तो बाद में सवाल ये खड़ा हो रहा है, मतलब आप ये सवाल कर सकते हो कि चलो बेंच बदल जाने से क्या डिसीजन बदल जाएगा, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये यहाँ पर कि जो इन्फ्लुएंस किया गया है, जो कन्विक्ट्स का इन्फ्लुएंस है सरकार में, सरकारों में, पूरा जो इसका प्रोसीजर है वो इन्फ्लुएंस्ड दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कन्विक्ट्स को के साथ में सिंपेथाइज करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों में लोग दिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अब पूरी बात जो है, पूरी बात आपको समझ में आ गई कि ओवरऑल यही था कि उसको लेकर के यहाँ पर जज साहब को
एक एविल इंटेंशन इंटेंशन दिख रहा है, पूरा मैटर जो है वो प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। और इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का प्रभाव जो है यहाँ पर दिख रहा है। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल में क्या कहा गया था। आपको इसकी जो वर्ड मीनिंग है और जो ग्रामर के स्ट्रक्चर हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे होंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पढ़ने से पहले आपने जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया था वहाँ पर पढ़ा होगा। अच्छा, आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ये पीडीएफ मैं कहाँ प्रोवाइड करता हूँ। ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप लोग यार ना वहां पर पहले पढ़ लिया करो एक बार, इसके बाद आ करके उन चीजों को समझ लो जो नहीं समझ पाए हो, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो ये अभी स्टार्टिंग है, अभी मेरे साथ अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, एक और वीडियो पड़ा हुआ है वो जा करके देख लेना। और आप लोग ना अभी से लगातार अगर रीडिंग करते रहोगे तो मेंस तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं इसमें जो हो सकता है हेल्प करता रहूंगा एक कंसिस्टेंसी के साथ में, आप जिससे कि अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर पाए। चलिए ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू यार। वो ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस करने को आपके लिए बहुत कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। क्विजेज मिल जाएंगी फ्री में, मॉक मिल जाएंगे, इसके अलावा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फ्री में, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।